हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। अगर आपको लगता है कि इतनी सारी फ्रेजेस जो मैं हिंदू न्यूज़पेपर से लाती हूँ या जो वोकैब लाती हूँ, वर्ड्स लाती हूँ, वो डेली यूज़ में नहीं आती, तो पढ़ने का क्या फ़ायदा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या एडिटोरियल एग्जाम्स में, एडवांस इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग में ये सारी वर्ड्स एंड फ्रेजेस बार बार आते हैं, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। आप यूज़ करिएगा तो आप नॉर्मल बेसिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप पढ़िएगा कहीं, जब आप कहीं कुछ पढ़कर समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कैसे समझिएगा उसकी मीनिंग को अगर आपको पता ना होगा तो इसलिए जानना ज़रूरी है। आप ट्राई कीजिए, मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी, ट्रस्ट मी। अगर आप यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ से अब वीडियोस देखते हैं, तो आपका 1 सेकंड वेस्ट नहीं होने वाला है। क्या? क्योंकि मैं आपको हिंदी मीनिंग, सिंपल हिंदी एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश मीनिंग, सिचुएशनल एग्जाम्पल्स, प्रॉपर बाइलिंगुअल एग्जाम्पल्स, और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करती हूँ, एक्सप्लेनेशन मैं जब हिंदी में दूंगी ना, तो जितने भी हिंदी के वर्ड्स में यूज़ करूंगी उनका इंग्लिश बताती हूँ चलूंगी, जिससे आपका इंग्लिश का जो वोकैब है, वर्ड्स है, वो ऑटोमेटिक बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फ्रेज है कोलैटरल डैमेज। कोलैटरल डैमेज एक नाउन फ्रेज है और इसका अर्थ होता है अनजाने में हुआ नुकसान। अनजाने में हुआ नुकसान मतलब जब कोई मुख्य एक्शन, मेन एक्शन के दौरान आसपास का हुआ अनइंटेंडेड, मतलब ना चाहते हुए जो नुकसान होता है, उसको हम कोलैटरल डैमेज कहते हैं। जैसे युद्ध में कई घर कोलैटरल डैमेज का शिकार हो जाता है ना। सड़क निर्माण अगर हो रहा है, कोई सड़क बन रही है, तो पेड़ काट दिए जाते हैं, तो वो क्या है? पेड़ कोलैटरल डैमेज बन गया। फैसले का असर, छोटे अगर कोई डिसीजन लिया गया है किसी कंपनी में, तो जो वर्कर्स होते हैं, कभी कभी उनका नुकसान होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोलैटरल डैमेज की तरह उसको हम लेते हैं और कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कोलैटरल डैमेज को समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। The civilians became collateral damage during the operation. ऑपरेशन के दौरान, जो मिलिट्री ऑपरेशन होगा किसी तरह का, आर्मी ऑपरेशन, तो ऑपरेशन के दौरान आप लोग, जो सिविलियंस थे, जो आम लोग थे, वो अनजाने में नुकसान का शिकार बन गया। नेक्स्ट इज मॉल्ड, MAULED। मॉल्ड एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है बुरी तरह घायल करना या नोच देना। नोच देना मतलब क्या हुआ, मैं बताती हूँ। पहले इंग्लिश इसको कैसे हम मीनिंग इसका निकलता है ये देखते हैं। सीरियसली इंजर्ड बाय अटैकिंग, बाइटिंग और टीयरिंग। जब कोई जानवर, एनिमल, व्यक्ति, पर्सन किसी को बहुत बुरी तरह काट दे, मतलब बाइट कर दे, नोच दे, टीयर कर दे, या हमला, अटैक कर दे, और अटैक करने के बाद घायल, इंजर्ड कर दे, तो उसे हम मॉल्ड कहते हैं। यह जो वर्ड है ज्यादातर वॉयलेंट, हिंसक अटैक के लिए यूज होता है। ठीक है, तो MAULED, मॉल्ड। जनरली जानवर जब किसी को नोचते हैं, जैसे एक डॉग हो गया, अगर वो आपको काट लिया, चीर दिया, फाड़ दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक वर्ड में मॉल्ड बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि जंगल में आदमी को भालू ने मॉल्ड कर दिया, इस तरह से बोल सकते हैं। या कुत्ते के अटैक में बच्चा जो है बैडली मॉल्ड हो गया। ठीक है, फिल्म में शेर ने शिकारी को मॉल्ड कर दिया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? जनरली ये किसके लिए यूज होता है? वाइल्ड एनिमल्स के लिए होता है। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं। द मैन वॉज मॉल्ड बाय अ वाइल्ड एनिमल। उस आदमी पर जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल ने बुरी तरह हमला कर दिया। नेक्स्ट वन इज बैक इन द सैडल। बैक इन द सैडल जो होता है, ये एक इडियम है जिसका अर्थ होता है दोबारा काम या सामान्य जीवन में लौट आना। दोबारा काम में लौट आना या सामान्य जीवन में लौट आना। टू रिटर्न टू वर्क और नॉर्मल एक्टिविटी आफ्टर अ ब्रेक और एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी। जब कोई व्यक्ति आराम, ब्रेक, बीमारी, इलनेस, किसी तरह की प्रॉब्लम, कोई समस्या या किसी तरह की फेलियर, असफलता के बाद फिर से अपने काम, पढ़ाई या नॉर्मल लाइफ, मतलब सामान्य जीवन में वापस आ जाता है, तो हम वहां पर यूज करते हैं किस इडियम को? बैक इन द सैडल, यानी फिर से एक्टिव, सक्रिय हो जाना। ठीक है, टू रिटर्न टू वर्क और नॉर्मल एक्टिविटी। जैसे कि मान लो बीमारी के बाद फिर से वो ऑफिस में बैक इन द सैडल हो गया, मतलब कि जब उसको बीमारी थी, किसी तरह की इलनेस थी, और जब वो ठीक हुआ तो वो वापस से अपने ऑफिस लाइफ में वापस से नॉर्मल हो गया, आ गया। ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि लंबे ब्रेक के बाद वो खिलाड़ी बैक इन द सैडल दिखा। मतलब क्या कि बहुत टाइम के ब्रेक, उसने कुछ टाइम का ब्रेक लिया और उसके बाद वापस से
खेल में खेलने लगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सैडल का मतलब क्या होता है, पहले अगर हम सैडल SADDLE का मतलब समझे तो सैडल मतलब घोड़े का जो बीच का सीट होता है ना, उसको हम सैडल बोलते हैं। ठीक है, तो पुराने समय में क्या होता था, घुड़सवारी फिर से शुरू करने के लिए वो फ्रेज यूज होता था, तो इसलिए इसको हम फ्रेज में यूज करते हैं, बैक इन द सैडल। एग्जाम्पल है आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस शी इज फाइनली बैक इन द सैडल। इस तरह से हम यूज करेंगे, लंबी बीमारी के बाद वो आखिरकार फाइनली फिर से अपने काम में लौट आई। फाइन, इस तरह से आपको समझ में आ रहा है? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो वो भी कमेंट कीजिएगा। हमारा अगला फ्रेज है एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी एक नाउन है और इसका अर्थ होता है सत्ता में मौजूद लोगों के खिलाफ जनता की नाराजगी। सत्ता में मौजूद लोगों के खिलाफ जनता में नाराजगी को हम क्या बोलते हैं, एंटी इनकम्बेंसी। पब्लिक डिसैटिस्फैक्शन अगेंस्ट द करंट गवर्नमेंट और लीडर्स इन पावर। अभी जो पावर में है, अभी जो सत्ता है, जो रूल कर रहे हैं, उनके खिलाफ जब पब्लिक में एंगर होता है या डिससेटिस्फैक्शन होता है, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं गवर्नमेंट से या जो लीड कर रहे हैं उनसे, जो पावर में है, तो उस चीज को हम कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। एग्जाम्पल देखते हैं। द रूलिंग पार्टी फेस्ड स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी इन द इलेक्शन। जो रूलिंग पार्टी है, जो रूल कर रही है, वो इलेक्शन में जो पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन को फेस कर रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन को फेस कर रही है। ठीक है, मतलब पब्लिक जो है सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है। अगला हमारा वर्ड है या फ्रेज कह लीजिए आप, पॉलिटिकल विल्डरनेस। पॉलिटिकल विल्डरनेस, पॉलिटिकल विल्डरनेस एक नाउन है और इसका अर्थ होता है राजनीति में पॉलिटिक्स में कमजोर या सत्ता से बाहर की स्थिति। अब ये क्या मतलब है, अ पीरियड व्हेन अ पॉलिटिशियन और पार्टी हैज लिटिल पावर और इन्फ्लुएंस। हैज लिटिल पावर और इन्फ्लुएंस मतलब कि जब कोई नेता, लीडर या कोई पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल लंबे समय तक पावर, सत्ता से बाहर रहती है और उसका जो प्रभाव है, उसका जो इन्फ्लुएंस है, बहुत कम हो जाता है। मतलब कि उसकी जो जैसे एक तो रूल करती है पार्टी, तो उसकी तो ऑब्वियसली पावर बहुत होती है, और एक जो रूल नहीं कर रही है वो पॉलिटिक बाहर है। ठीक है, तो उसकी जो इन्फ्लुएंस है वो ऑब्वियसली घट जाएगी। तो इस स्थिति को हम पॉलिटिकल विल्डरनेस बोलते हैं। ठीक है, यानी राजनीति में, पॉलिटिक्स में ऐसी हालत जहां ताकत, पावर और महत्व, जो इंपॉर्टेंस होता है, दोनों कम हो जाए, तो वहां पर हम पॉलिटिकल विल्डरनेस बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द पार्टी स्पेंट ईयर्स इन पॉलिटिकल विल्डरनेस आफ्टर लूजिंग द इलेक्शन। चुनाव हारने के बाद पार्टी कई सालों तक कमजोर राजनीतिक स्थिति में रही, मतलब उसके पास लिटिल पावर और इन्फ्लुएंस रहा। पॉलिटिकल का अर्थ होता है राजनीति से जुड़ा हुआ, और विल्डरनेस का अर्थ होता है सुनसान या अलग थलग जगह। ठीक है, आइसोलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्जिंग रिसेंटमेंट। सर्जिंग रिसेंटमेंट एक नाउन फ्रेज है और इसका अर्थ होता है तेजी से बढ़ती नाराजगी या गुस्सा। तेजी से बढ़ती नाराजगी या गुस्सा, रैपिडली इंक्रीजिंग एंगर और बिटरनेस। जब किसी व्यक्ति, पर्सन, किसी ग्रुप, समूह या जनता, पब्लिक के अंदर गुस्सा होता है, एंगर होता है, नाराजगी होती है, रिसेंटमेंट होती है, या किसी तरह की असंतोष की भावना, मतलब डिसैटिस्फैक्शन लगातार तेजी से बढ़ने लगे, तो उसे हम कहते हैं सर्जिंग रिसेंटमेंट। फाइन, यह अक्सर जनरली पॉलिटिक्स में, सोसाइटी या वर्क प्लेस की जगह में यूज होता है। समझ आया? सर्जिंग मतलब होता है किसी चीज का रैपिडली इंक्रीज करना, तेजी से बढ़ना, और रिसेंटमेंट का अर्थ होता है नाराजगी या मन का गुस्सा। एग्जाम्पल देखें तो द पॉलिसी ट्रिगर्ड सर्जिंग रिसेंटमेंट अमंग द पब्लिक। ठीक, इसका अर्थ होता है कि जो कोई पॉलिसी है, उस नीति ने पब्लिक के बीच, जनता के बीच तेजी से बढ़ती नाराजगी पैदा कर दी। फाइन, मतलब कि जनता जो है इस पॉलिसी से खुश नहीं है। ऐसा कहते हैं ना, बढ़ती महंगाई से लोगों में सर्जिंग रिसेंटमेंट दिखा। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि नए कानून के खिलाफ जनता में सर्जिंग रिसेंटमेंट था, मतलब बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नाराजगी। नेक्स्ट इज albeit incrementally। देखिए ये सारे तो आप खुद से तो यूज करने से रहे,
नहीं ही जनरली लोग करते हैं। क्यों करेंगे, बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है इतना भारी भरकम फ्रेज। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो कहीं पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं या कोई एग्जाम दे रहे हैं, आप कहीं आपको देखने को मिल गया है तो एटलीस्ट आप समझ तो पाइएगा। इसलिए एक बार समझ लीजिए और बीच बीच में आप इस वीडियो को वापस से रिवाइज कर लीजिएगा। इनफ है, मोर देन इनफ। ऑल बीट इंक्रीमेंटली फ्रेज है और इसका अर्थ होता है हालांकि धीरे धीरे, या आप ऐसा कह सकते हैं लेकिन छोटे छोटे कदमों में। अब ये क्या मतलब हुआ, धीरे धीरे और छोटे छोटे कदमों में? तो इसका अर्थ होता है ऑल्दो स्लोली एंड स्मॉल स्टेप। जब किसी तरह का बदलाव होता है, चेंज होता है, कोई प्रोग्रेस होती है, प्रगति होती है, या जब कोई तरह का सुधार होता है, किसी तरह का इम्प्रूवमेंट हो रहा हो, लेकिन बहुत 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 धीरे धीरे हो रहा हो, या छोटे छोटे स्टेप्स में हो रहा हो, छोटे छोटे कदमों में हो रहा हो, तो उस चीज को हम कहते हैं ऑलबीट इंक्रीमेंटली। इसका मतलब होता है, देखिए, हालांकि मतलब ऑल्दो जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो, और इंक्रीमेंटली का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा कर। ठीक है, ऑल्दो स्लोली इन स्मॉल स्टेप्स। तो एग्जाम्पल देखते हैं। द सिचुएशन इज इम्प्रूविंग ऑलबीट इंक्रीमेंटली। स्थिति बेहतर हो रही है हालांकि धीरे धीरे। स्थिति तो बेहतर हो रही है लेकिन धीरे धीरे, छोटे छोटे स्टेप्स में। नेक्स्ट इज डिबिलिटेटिंग ब्लो। डिबिलिटेटिंग ब्लो क्या होता है? डिबिलिटेटिंग ब्लो इज अ नाउन फ्रेज और इसका अर्थ होता है बहुत कमजोर कर देने वाला झटका या चोट। ऐसा चोट लगना, ऐसा झटका आना जिस पे आया है वो चोट, या जिसको लगा है या वो चोट, या जिस पे झटका आया है उस चीज को वीक कर देना, कमजोर कर देना। अ सीवियर मतलब कि बहुत ताकतवर। ठीक है, अ सीवियर शॉक और हिट दैट कॉजेज सीरियस वीकनेस और डैमेज। जब कोई ऐसा घटना होता है, इंसिडेंट होता है, इवेंट होता है जहां हार, नुकसान मतलब डिफीट, लॉस या अटैक, हमला किसी व्यक्ति, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी सिस्टम मतलब व्यवस्था को बहुत कमजोर, वीक कर दे, तो उसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? डिबिलिटेटिंग ब्लो। यानी ऐसा बड़ा झटका जिसमें संभलना मुश्किल हो जाए, जिससे आपका जो है डैमेज अच्छा खासा हुआ हो, तो उसे हम बोलेंगे डिबिलिटेटिंग ब्लो। जैसे मान लो अगर हमें बोलना हो चुनाव में पहाड़ पार्टी के लिए डिबिलिटेटिंग ब्लो साबित हुई। मतलब क्या हुआ, जो चुनाव में जो पार्टी था जो हारी, उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, बहुत डैमेज हुआ उससे, उस पार्टी को। चोट खिलाड़ी के करियर के लिए एक डिबिलिटेटिंग ब्लो बन गई। मतलब कि एक खिलाड़ी को चोट लगी जिससे उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द डिफीट डेल्ट अ डिबिलिटेटिंग ब्लो टू द टीम। उस हार ने टीम को बहुत बड़ा झटका दिया। तो अलग अलग समझें तो डिबिलिटेटिंग का अर्थ हो जाता है कमजोर कर देने वाला, वीकनिंग जिसे आप बोलते हो, और ब्लो BLOW का अर्थ हो जाएगा चोट या झटका, हीट या शॉक HIT वाला। नेक्स्ट इज, ये बहुत ध्यान दीजिएगा, एक तो मैं आपको अभी बता रही हूँ ये वर्ड FORGOING, फॉरगोइंग, और इसके नेक्स्ट में भी एक वर्ड है जिसको हम प्रोनाउंस करेंगे फॉरगोइंग ही, लेकिन वहां पे जो डिफरेंस जानते हैं क्या होगा? यहाँ पे है FORGOING और वहां पे होगा FOREGOING। ठीक है, ये वर्ब है और वो एडजेक्टिव है, दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे। तो फॉरगोइंग FORGOING ये वर्ब है और इसका अर्थ होता है छोड़ देना या त्याग देना, गिविंग अप और चूजिंग नॉट टू हैव समथिंग, स्किप कर देना जिसे आप बोलते हो इंग्लिश में एक वर्ड में। तो जब कोई व्यक्ति पर्सन किसी चीज को, मौके को, अपॉर्चुनिटी को, किसी तरह के बेनिफिट को, किसी डिजायर को जानबूझकर छोड़ देता है या उसका त्याग कर देता है, त्याग मतलब सैक्रिफाइस कर देता है, तो उसे हम फॉरगोइंग कहते हैं। यानी किसी चीज को पाने का चांस होते हुए भी उसे ना पाना, और वो कोई अच्छी चीज है तो मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये कोई बेकार की चीज को आप छोड़ नहीं रहे हैं, यहाँ पे आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वहां पर हम फॉरगोइंग का यूज करते हैं FORGOING। ठीक है, गिविंग अप कर देना, त्याग देना, छोड़ देना, सेक्रीफाइस कर देना। जैसे उसने पढ़ाई के लिए अपनी छुट्टियां फॉरगोइंग कर दी, वो मजे कर सकता था छुट्टियों में, लेकिन उसने क्या की कि पढ़ाई को चूज किया और अपनी छुट्टियों को त्याग दिया। एग्जाम्पल, शी इज फॉरगोइंग अ हाई सैलरी टू फॉलो हर पैशन। वह अपने पैशन के लिए बड़ी सैलरी वाली जॉब को छोड़ रही है। तो समझ में आया फॉरगोइंग का अर्थ क्या होता है? देखो, फॉरगो FORGO, फॉरगो रूट वर्ड है और इसका फॉरगो का अर्थ होता है छोड़ देना, बिना लिए आगे बढ़ जाना।
नेक्स्ट इज फॉर गोइंग, अगेन सेम प्रोनाउंसिएशन फॉर गोइंग, ये बस यहाँ पे डिफरेंस है, FORE लग रहा है, बीच में आर के बाद ई लग रहा है, और ये जो है तब ये बन जाता है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। ठीक है, तो फॉर गोइंग मतलब पहले बताया गया, पहले का अर्थ क्या था, छोड़ देना, त्याग कर देना, ये फॉर गोइंग का अर्थ है, इस एडजेक्टिव का अर्थ है पहले बताया गया या पहले से मेंशन किया हुआ, प्रीवियसली मेंशन्ड और स्टेटेड अर्लियर। स्टेटेड अर्लियर का मतलब क्या होता है, पहले से स्टेट किया हुआ है, बताया गया है। ठीक है, तो जब किसी बात को, किसी स्टेटमेंट को, किसी विचार को, किसी आइडिया को या किसी तरह की इंफॉर्मेशन, जानकारी का जिक्र पहले से किया जा चुका हो तो उसे रेफर करने के लिए हम फॉर गोइंग शब्द यूज करते हैं, यानी ऊपर बताया गया या पहले मेंशन किया गया। तो आप लोगों को समझ में आया दोनों का डिफरेंस। तो ये फॉर गोइंग FOREGOING का होता है अर्थ पहले बताया गया। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, फॉर गोइंग पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िए, मतलब कि जो स्टेटेड अर्लियर या प्रीवियसली पॉइंट्स मेंशन पॉइंट्स हैं उनको ध्यान से पढ़िए। रिपोर्ट में फॉरगोइंग डिस्कशन का जिक्र किया गया है, मतलब कि जो रिपोर्ट है उसमें पहले से कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ बातें हैं जो पहले से डिस्कस की गई है, जिक्र किया गया है, बताया गया है। एग्जाम्पल देखते हैं, द फॉरगोइंग आर्ग्यूमेंट सपोर्ट्स द फाइनल डिसीजन, पहले बताए गए जो तर्क हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो अंतिम निर्णय का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। देखो FORE, फॉर का मतलब हो गया पहले, बिफोर। गोइंग GOING का अर्थ हो जाता है आगे बढ़ना या मूविंग। समझ में आया? सो आई होप समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो पक्का समझ में आएगा। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है डिमीनर। डिमीनर DEMEANOUR। डिमीनर वर्ड जो है नाउन है और इसका अर्थ होता है व्यवहार, बिहेवियर जिसे आप बोलते हो, हाव भाव, एक्सप्रेशन जिसे आप बोलते हो, व्यक्तित्व का बाहरी तरीका, पर्सनैलिटी, मैनर। तो अ पर्सन्स आउटवर्ड बिहेवियर एंड मैनर को हम डिमीनर बोलते हैं। किसी व्यक्ति का बोलना, बोलने का तरीका, स्पीकिंग, चलने, वॉकिंग, रिएक्ट करने, रिएक्टिंग, कैसे रिएक्ट कर रहा है, लोगों के सामने कैसे बिहेव कर रहा है, व्यवहार करने का तरीके को हम क्या बोलते हैं, डिमीनर बोलते हैं। फाइन, यानी किसी इंसान का ओवरऑल बिहेवियर, समग्र जो व्यवहार होता है, और अपीयरेंस, बाहरी व्यक्तित्व को हम क्या बोलते हैं, डिमीनर बोलते हैं। समझ आया? तो इंटरव्यू में उसका काम डिमीनर सबको पसंद आया। वो एक व्यक्ति है जो इंटरव्यू देने गया, उसका काम मतलब शांत व्यवहार, उसको सब लोगों को जो इंटरव्यू ले रहे थे उन सबको पसंद आया। ऐसा बोलते हैं कि शिक्षक का फ्रेंडली डिमीनर छात्रों को अच्छा लगा। वो जो शिक्षक है उसका जो फ्रेंडली नेचर है, फ्रेंडली जो बिहेवियर है, वो सारे स्टूडेंट्स को पसंद आता है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं और सेंटेंस में अपने हिंदी के वाक्यों में इस तरह से वर्ड डाल के याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हर पोलाइट डिमीनर इम्प्रेस्ड एवरीवन। हर पोलाइट डिमीनर इम्प्रेस्ड एवरीवन, उसके विनम्र व्यवहार ने सभी को प्रभावित किया। देखो यहाँ पे जो DEMEAN है ना, डिमीन का अर्थ होता है व्यवहार करना। ठीक है, टू बिहेव। सो हमारा अगला वर्ड है प्रिज्यूमेबली। प्रिज्यूमेबली एक एडवर्ब है और इसका अर्थ होता है शायद, संभवतः, या माना जाता है कि। ठीक है, प्रोबेबली ट्रू बेस्ड ऑन व्हाट इज नोन। अब क्या मतलब है इसका अर्थ ये होता है कि जब किसी बात के बारे में पूरी पक्का विश्वास, सर्टेनिटी के साथ मतलब पक्का विश्वास किसी चीज पर सर्टेनिटी के साथ नहीं है, ठीक है, ना हो। जब किसी बात के बारे में पूरी सर्टेनिटी नहीं हो, लेकिन अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो है, मौजूदा जो जानकारी के आधार पे ऐसा माना जाए कि वह सच हो सकता है, प्रिज्यूम करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रिज्यूमेबली यूज करते हैं, यानी संभवतः ऐसा हो सकता है, कुछ इंफॉर्मेशन तो है, ऐसा सुना है, माना जा रहा है, माना जाता है कि कॉन्टेक्स्ट में। समझ, जैसे कि वह प्रिज्यूमेबली घर पहुंच चुका होगा, कंफर्म नहीं है, उसका कोई मैसेज कॉल वॉल नहीं आया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतना डिस्टेंस होगा, उसने बताया है, और शायद इतने बजे निकला है, तो वो पहुंच चुका होगा, संभवतः, कंफर्म नहीं है। मैच बारिश की वजह से प्रिज्यूमेबली कैंसिल हो सकता है, मतलब कि कंफर्म नहीं है कि कैंसिल होगा, कैंसिल हो सकता है। कंपनी प्रिज्यूमेबली अगले महीने नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, अभी तक की नहीं है, ना कंफर्मेशन है, लेकिन बाकी के जितने भी इंफॉर्मेशन है, जैसा पता चला है, कर सकती है। समझ आया प्रिज्यूमेबली का अर्थ? शी इज प्रिज्यूमेबली अवेयर ऑफ द सिचुएशन।
संभवतः उसे स्थिति की जानकारी है। तो इस तरह से हम प्रिज्यूमेबली का यूज करते हैं। देखिए मैंने कितने सारे एग्जांपल्स दिए हैं, अगर आप इसको अच्छे से देखिएगा तो आपको जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, प्रिज्यूम का मतलब होता है बिना पूरी प्रूफ के किसी चीज को मान लेना, अज्यूम कर लेना, तो उसे हम कहते हैं प्रिज्यूम। नेक्स्ट इज स्ट्रीमलाइंड अप्रोच। स्ट्रीमलाइंड अप्रोच क्या होता है? देखिए द हिंदू न्यूज़पेपर में मैं जब आर्टिकल पढ़ रही थी तो वहां पर ये फ्रेज मुझे दिखा। देखो स्ट्रीमलाइंड अप्रोच का मतलब होता है आसान, व्यवस्थित और तेज तरीका। मतलब कि क्या हुआ, अ सिंपलर एंड मोर इफिशिएंट मेथड ऑफ डूइंग समथिंग। जब किसी काम, किसी वर्क को करने का जो मेथड होता है, तरीका होता है, ऐसा बनाया जाए कि उसमें कम उलझन हो, एक्स्ट्रा स्टेप्स ना हो या ज़्यादा एफिशिएंसी हो, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन अप्रोच। यानी काम को सिंपल, सरल, फास्ट, तेज और ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित तरीके से करने को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन अप्रोच। फाइन। स्ट्रीमलाइंड का अर्थ होता है सरल और इफिशिएंट बनाया गया, और अप्रोच मतलब होता है तरीका, मेथड। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द टीम अडॉप्टेड अ स्ट्रीमलाइंड अप्रोच टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट फास्टर। टीम ने प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करने के लिए एक आसान और व्यवस्थित तरीका अपनाया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। जैसे कहते हैं ना, कंपनी ने हायरिंग के लिए एक स्ट्रीम लाइंड अप्रोच बनाया, एक इफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड, एक इजी तरीका बनाया। ठीक है, किस चीज़ के लिए? हायरिंग के लिए कंपनी ने। नई टेक्नोलॉजी में काम का स्ट्रीमलाइंड अप्रोच बना है। ठीक है, या स्कूल में ऐसे यूज कर सकते हैं, स्कूल ने एडमिशन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइंड अप्रोच से आसान किया है, एक व्यवस्थित तरीके से, एक इजी इफिशिएंट तरीके से। फाइन, समझ आया? सो ये हमारा आज का लास्ट फ्रेज था। इस तरह के बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे हिंदू वोकैबुलरी की वर्ड सीखने के लिए, अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझने के लिए, बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्ड सीखने के लिए मेरे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।